हेलो बडीज। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यह आपकी एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर है और नीट में सबसे ज़्यादा सवाल इसी चैप्टर से आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि करीब 6 से लेकर 10 सवाल इस चैप्टर से आपसे नीट में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर है वो एक बेसिक दिया गया है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए और आरएनए, आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर। आरएनए की बात करें तो आरएनए भी कैटलिस्ट हो, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है कुछ वायरसेस में, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करते हैं, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, एचआईवी की बात करते हैं, तो इनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आरएनए का जो मेन फंक्शन है, दिस मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, जिसके आप एमआरएनए के नाम से जानते हैं। आरएनए के और भी काम होते हैं, जैसे ये एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जैसे टीआरएनए। स्ट्रक्चरल रोल है आरआरएनए का, और कुछ केसेस में कैटालिटिक रोल प्ले करता है, जिसे आप राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। राइबोजाइम 23S आरआरएनए राइबोजाइम की तरह काम करता है। इसी चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो डीएनए और आरएनए, इनका जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग बायोमोलिक्यूल में भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो डीएनए है ये सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। डीएनए सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। ये देखिए, the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA। डीएनए लिविंग का सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। अच्छा, डीएनए की बात करें तो डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, या आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। लेंथ जो डीएनए की होती है उससे न्यूक्लियोटाइड के नंबर के फॉर्म में, या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसे बेस पेयर कहते हैं उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, वैसे नीट में सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। बैक्टीरियोफेज है 5 × 174। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर होते हैं, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, बेस पेयर मतलब डबल स्टैंडर्ड होगा। इश्चर्चिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 बिलियन बेस पेयर है। लेकिन अगर ह्यूमन में हैप्लॉइड कंटेंट ना कहा जाए, अगर पूछा जाए ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर आप आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब डीएनए या आरएनए के अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, यानी डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर है जो कि राइबोज है आरएनए के केस में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए के केस में, और इसके अलावा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन दो तरह के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों के पास हैं। पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन 3 होते हैं, जिनमें से साइटोसिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। लेकिन थाइमिन की बात करें तो थाइमिन डीएनए के पास होता है, और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए में थाइमिन नहीं हो सकता और डीएनए में यूरेसिल नहीं हो सकता। अब नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले एक नाइट्रोजनस बेस शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे जो OH है उससे जुड़ता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, जिससे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एडिनोसिन या डिऑक्सीएडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। ग्वानोसिन या डिऑक्सीग्वानोसिन, साइटिडीन या डिऑक्सीसाइटिडीन, एंड यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन। वैसे डीऑक्सीथाइमिडीन को थाइमिडीन भी कहा जा सकता है।
ये सब हो गए न्यूक्लियोसाइड। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ेगा कहाँ पर? फॉस्फेट जुड़ेगा OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड या शुगर। तो शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे कौन जुड़ा? 1 प्राइम कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फास्फो एस्टर लिंकेज के द्वारा। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, या फिर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आप कह सकते हैं डीएनए के केस में। ठीक है, जैसे अगर एडेनोसिन है तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसे कहेंगे एडिनाइलिक एसिड, और डिऑक्सी एडेनोसिन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसे डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा, और इससे बनता है डाई न्यूक्लियोटाइड। 3 जुड़ेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो इससे पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आपने देखा कि 5 to 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में या डीएनए में या आरएनए में एक एंड एक एंड जो होता है, इसमें दो एंड हो जाएंगी। एक एंड पे फ्री फॉस्फेट होगा, जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप वाला एंड होगा उसे 5 प्राइम एंड बोलेंगे, और जिधर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसे 3 प्राइम एंड बोलेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो एंड होते हैं, एक 3 प्राइम और दूसरा 5 प्राइम होता है। जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, और जो 3 प्राइम एंड होता है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की या डीएनए आरएनए की जो बैकबोन है, जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट बनाता है। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये बैकबोन से अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ निकले होते हैं। आरएनए की अगर बात की जाए बेटा, तो आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 2 प्राइम पोजीशन पे राइबोस शुगर के। साथ ही साथ आरएनए की बात करें तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह पर। थाइमीन का एक और नाम आपको ध्यान रखना 5 मिथाइल यूरेसिल, दिस इज अनदर केमिकल नेम ऑफ द थाइमीन। तो डीएनए और आरएनए में दो बेसिक डिफरेंस होते हैं, एक शुगर में डिफरेंस होता है और दूसरा बेस में। शुगर आरएनए में राइबोज है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है। आरएनए में जो राइबोज शुगर है उसके 2 प्राइम पोजीशन पे OH होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर के 2 प्राइम पोजीशन पे केवल हाइड्रोजन होता है। साथ ही साथ अगर आप बेस की बात करते हैं तो आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। तो इन दो बेसिस पर हम डीएनए और आरएनए में अंतर कर सकते हैं। अब जो डीएनए है ये एसिडिक सब्सटेंस है, इसलिए नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिडिक है, एसिडिक होने का जो कारण है वो है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट का पाया जाना। अब ये जो डीएनए होता है इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया फ्रेडरिक मिशर के द्वारा 1869 में। 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया फर्स्ट टाइम, और उन्होंने इसका जो नाम है वो न्यूक्लियन रखा था। लेकिन डीएनए को आइसोलेट करने में जो टेक्निकल लिमिटेशंस थी उनकी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक पता नहीं चल पाया। डीएनए का स्ट्रक्चर लंबे समय तक पता नहीं चल पाया। 1953 में वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, और इसके आधार पे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल का जो हॉलमार्क है, जो पहचान है, वो है बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग। साथ ही साथ ये जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पर तो बेस्ड ही था। दिस मॉडल वाज आल्सो बेस्ड ऑन चारगाफ रूल, ये चारगाफ रूल पर भी आधारित था। चारगाफ रूल केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है, और चारगाफ का रूल कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन थाइमीन के हमेशा बराबर होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। साथ ही साथ प्यूरिन और पिरिमिडिन का नंबर भी हमेशा इक्वल होगा। जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। ठीक है, अब यहां पर
डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के जो सेलिएंट फीचर हैं वो आपको ध्यान रखने। सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, क्या सेलिएंट फीचर है? सबसे पहली बात कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, जहां पर बैकबोन का फॉर्मेशन सुगर फॉस्फेट करता है और बेस अंदर की तरफ प्रोसेक्ट होते हैं। जो दो चेन होती हैं उनमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी पाई जाती है। इसका मतलब अगर एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रही है तो दूसरी 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करेगी। जो दो स्ट्रैंड के बेसेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एडेनिन आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ में, और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ में बनाता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन के अपोजिट आएगा। कभी भी प्यूरिन के सामने प्यूरिन नहीं आएगा और पिरिमिडीन के सामने पिरिमिडीन नहीं आएगा। और इसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होती है। जो दो स्ट्रैंड उनके बीच की दूरी हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम होती है, उसका डायमीटर हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के बीच में आता है। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट आता है। अब दो चेन जो होती है उनमें जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग पाई जाती है। डीएनए की जो पिच होती है बेटा ये 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर यहाँ पर एक पिच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स, दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक बेस पेयर का जो प्लेन होता है वो दूसरे बेस पेयर के प्लेन से स्टैकिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा ये जो स्टैकिंग है ये डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को स्टेबिलिटी देने का काम करती है। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी देता है और इसके अलावा स्टैकिंग और बेस पेयर भी स्टेबिलिटी देने का काम करता है। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि पिच की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब यहां पर क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर डबल हेलिकल मॉडल दिया था, लेकिन क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया। सेंट्रल डॉगमा में कहा गया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ फ्लो होती है। यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा दिखाया गया। देखो जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए का या आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसी पूरी घटना को हम सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं। अब कुछ वायरस होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी आरएनए से डीएनए बन जाता है। इस घटना को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एचआईवी में आपने ऐसा देखा हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, यानी जो डीएनए है, डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए को कैसे लपेटा जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। डीएनए की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? डीएनए की लेंथ को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। तो जिससे ह्यूमन डीएनए में 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर पर बेस पेयर से 2.2 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर निकल आई। डीएनए की, हमारे डीएनए की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर है, लेकिन डीएनए जिस न्यूक्लियस के अंदर है बेटा उसकी जो डायमेंशन है वो माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर में, यानी डीएनए की लेंथ न्यूक्लियस के साइज की तुलना में बहुत ज्यादा है, करीब 10 लाख गुना ज्यादा है। मतलब न्यूक्लियस छोटा है और उसके अंदर जो डीएनए है उसका साइज बहुत बड़ा है। तो छोटी सी साइज में इतना बड़ा डीएनए कैसे आ जाएगा? जैसे कमरे की लंबाई 10 मीटर और कहीं इसमें 100 मीटर लंबी रस्सी रखनी है, तो 100 मीटर लंबी रस्सी कैसे रखेंगे? लपेट के उसको रखेंगे, वही पैकेजिंग, लपेटना। तो कैसे लपेटेंगे? देखो यहाँ पर ई कोलाई डीएनए की जो लेंथ है वो 1.36 मिलीमीटर आपको दी गई है। और यहाँ पर अगर आपसे बेस पेयर के बारे में पूछा जाए
तो बेस पेयर आसानी से आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो बच्चों पहले यहाँ पर हम पैकेजिंग की बात करेंगे प्रोकैरियोट के केस में। जैसे ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में भले ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनका जो डीएनए है ये स्कैटर नहीं, बिखरा नहीं सेल के अंदर। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और डीएनए को बांधने के लिए कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं प्रोकैरियोट में जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो प्रोटीन होती हैं ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं। डीएनए को प्रोटीन बांधती है एक रीजन में जिसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, और न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप, बड़े बड़े छल्लों के रूप में, और इन छल्लों को बांधने का काम करता है प्रोटीन्स। अब बात करते हैं यूकैरियोट की पैकेजिंग में। यूकैरियोट की जो पैकेजिंग होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है, और ये बेसिक नेचर की होती हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटीन पे जो चार्ज होता है वो अमीनो एसिड की वजह से आता है। हिस्टोन प्रोटीन रिच होती हैं बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन में, और बेसिक अमीनो एसिड होने की वजह से जो प्रोटीन है वो भी बेसिक हो जाती हैं। लाइसिन और आर्जिनिन दोनों में ही जो साइड चेन होती है, यानी जो आर ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड वो होती हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हिस्टोन होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल मिलके हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है, और हिस्टोन ऑक्टामर बनने के बाद जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप कर जाता है, और रैपिंग के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए के प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के 200 बेस पेयर होते हैं, ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है। अब जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम फर्दर रिपीटिंग यूनिट का फॉर्मेशन करता है जिन्हें क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। तो पहले हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, उसके ऊपर डीएनए रैप करता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम की जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसे क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, और क्रोमैटिन जो होता है ये थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर नजर आती हैं। क्रोमैटिन टर्म आपको याद होगा, सेल में पढ़ा था, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। अब जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये क्रोमैटिन के अंदर दिखाई देते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये बीड ऑन स्ट्रिंग यानी एक धागे पर गांठ की तरह ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर, यानी पहले हिस्टोन ऑक्टामर बना, फिर न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर बना, और क्रोमैटिन फाइबर फर्दर कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में और क्रोमोसोम को बनाता है। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम की जो पैकेजिंग उसे हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग कहा जाता है, और हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए कुछ और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनएससी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। देखिए, जो लोअर लेवल की पैकेजिंग वहां पर हिस्टोन चाहिए, और जो हायर लेवल की पैकेजिंग है उसे उसके लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की जरूरत होती है। अब अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन दो तरह का होता है। अगर क्रोमैटिन लूजली पैक है कुछ हिस्सों में, और अगर इसकी स्टेनिंग करते हैं तो हल्का कलर आता है, लाइट कलर आता है, इसे यू क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर क्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन आता है इसका, इसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता, मतलब यू क्रोमैटिन में जो डीएनए उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आरएनए बनता है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो इनएक्टिव होता है, यानी हेट्रोक्रोमैटिन में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। अगला टॉपिक है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो 1928 में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया।
इन्होंने स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये बैक्टीरिया निमोनिया नाम की डिजीज कॉज करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी या न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया की बात करें तो इसको जब कल्चर प्लेट पे ग्रो कराते हैं तो दो तरह की कॉलोनी बनाता है। कुछ कॉलोनी स्मूथ शाइनी होती हैं जिन्हें एस स्टेन कहते हैं, और कुछ रफ कॉलोनीज बनती हैं जिन्हें आर स्टेन के नाम से जानते हैं। जो एस स्टेन वाला बैक्टीरिया होता है, स्मूथ स्टेन वाला, उसके ऊपर म्यूकस या पॉलीसैकेराइड का कोट होता है, जबकि आर स्टेन बैक्टीरिया में ये कोट नहीं पाया जाता है। अगर माइस में इन्फेक्शन कॉज करता है एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन वायलेंट यानी जानलेवा, चिकना वाला जानलेवा है। अगर एस स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ चूहे में तो चूहे की निमोनिया इन्फेक्शन से डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर चूहे में इन्फेक्शन आर स्ट्रेन का हुआ है तो चूहे को निमोनिया नहीं होगा, चूहा जिंदा रहेगा। तो एस स्ट्रेन को जब ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाई, चूहा मर गया, क्योंकि एस स्ट्रेन जानलेवा, चिकना जानलेवा है। जो आर स्ट्रेन है, अगर इसको माइस में इंजेक्ट किया जाए तो माइस लाइव जिंदा रहता है। ग्रिफिथ की बात करें तो ग्रिफिथ हीट देके बैक्टीरिया को किल कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया और चूहे में इंजेक्ट कर दिया। अब जब बैक्टीरिया मर गया तो चूहे को इन्फेक्शन नहीं हुआ और उस चूहा जिंदा रहा। लेकिन इन्होंने जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड को प्लस आर स्ट्रेन लाइव के साथ इंट्रोड्यूस किया चूहे के अंदर, देखो ध्यान से, एस स्ट्रेन हीट किल्ड चूहे को नहीं मारता है, आर स्ट्रेन लाइव चूहे को नहीं मारता है, तो चूहा यहां पर जिंदा रहना चाहिए था लेकिन चूहा मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल यहां पर है कि एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन लाइव को इंजेक्ट करने से चूहा जिंदा रहना चाहिए था लेकिन चूहा मर गया। तो चूहा मर गया और मरे हुए चूहे से लिविंग एस बैक्टीरिया ग्रिफिथ को मिले। तो उन्होंने इसका जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में चेंज हो गए। इन्होंने कहा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफर हुआ, समथिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज हो गया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में एक ऐसी खूबी आ गई जिसके द्वारा ये अपने चारों तरफ एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट को बना लेता है, आर स्ट्रेन में बदल जाता है और वायरुलेंट हो जाता है और चूहे को मार देता है। इन्होंने कहा कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने की वजह से हुआ होगा, लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर पता नहीं चल पाया। यानी ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए ट्रांसफर हुआ, आरएनए ट्रांसफर हुआ, प्रोटीन ट्रांसफर हुई, ये पता नहीं चल पाया। तब फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन 3 साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी के द्वारा 11 साल तक, 1933 से 1944 तक। इन्होंने पता लगाया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व हुआ। अच्छा, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी के वर्क के पहले ये माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है, लेकिन एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी ने बायोकेमिकल नेचर का पता लगाया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में। क्या क्या इन्होंने प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जैसे बायोकेमिकल को हीट किल्ड इस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आइसोलेट किया और ये पता लगाया कि केवल जो डीएनए होता है, डीएनए अकेले ही इस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में जाता है और आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में चेंज कर देता है। कैसे इन्होंने पता लगाया? इन्होंने पता लगाया कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेज होते हैं, जो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएजेज होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन या आरएनए नहीं है। लेकिन जब डीएनए के द्वारा डाइजेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और इससे ये पता चलता है कि जो डीएनए है यही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। इन्होंने पता लगाया, आइवरी, मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी ने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सब सारे वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हुए। तो फिर किससे सहमत हुए? तो सहमत हुए
अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया हर्शी एंड चेस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1952 में। ये अनइक्विवोकल प्रूफ है, इससे सारे वैज्ञानिक सहमत हो गए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। हर्शी एंड चेस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरियोफेज पे किया था। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। अब हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 में, और कुछ वायरस को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर 35 के मीडियम में। यहां पर आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर 35 में कुछ को ग्रो कराया और कुछ को रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 के मीडियम में ग्रो कराया। हर्शी चेस के एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जिन वायरस को ग्रो कराया गया रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुई, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। इसी तरह से जिन वायरस को ग्रो कराया गया रेडियो एक्टिव सल्फर में, उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है, ठीक। अब ये जो रेडियो एक्टिव वायरसेस हैं, इनको अटैक कराया गया ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर और इन्फेक्शन होने दिया गया। इन्फेक्शन होने के बाद यहां पर यह देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर 35 वाले वायरस थे, जब इनका अटैक कराया गया बैक्टीरिया के ऊपर तो सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब सल्फर 35 जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब सल्फर 35 प्रोटीन के अंदर और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 का यूज किया तो सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही, मतलब जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां पर दो तरह के सवाल बनेंगे। अगर सल्फर 35 आपसे पूछेगा कि सल्फर 35 का यूज करना क्या बताता, तो आप कहेंगे कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर फास्फोरस 32 आपसे कहता है कि फास्फोरस 32 का यूज करना क्या बताता, तो आप कहेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, और ये अनइक्विवोकल प्रूफ था। ये अनइक्विवोकल प्रूफ था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल, और यही वायरस से बैक्टीरिया में पास होता है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाद में ये भी क्लियर हुआ कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, जैसे एचआईवी हो गया। इनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, इसके लिए साइंटिस्ट ने 4 क्राइटेरिया बनाए। तो 4 क्राइटेरिया जो मॉलिक्यूल फॉलो करेगा वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो पहला क्राइटेरिया है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी रेप्लिकेशन करने की क्षमता। जेनेटिक मटेरियल वही मॉलिक्यूल होगा जो अपने जैसा दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता है। अब यहां पर जैसे अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए के बारे में, तो यहां पर चूंकि बेस पेयरिंग पाई जाती है और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी होता है, इस वजह से डीएनए और आरएनए दोनों अपने जैसा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दोनों अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रोटीन की बात करें या दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें, तो अपने जैसे मॉलिक्यूल खुद नहीं बना सकते हैं। यानी पहला क्राइटेरिया केवल 2 मॉलिक्यूल पास करते हैं, डीएनए एंड आरएनए। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि समय बदलने पर, यानी स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल बदलने पर, उम्र चेंज होने पर या फिजियोलॉजी के चेंज होने पर जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये बेटा ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से भी साबित होता है। जहां पर हीट से बैक्टीरिया की तो जान चली गई थी, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर असिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था, उस डीएनए में जो म्यूकस कोट बनाने की क्षमता थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। साथ ही साथ
डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है और दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हीट देके हम उनको अलग करेंगे तो अप्रोप्रिएट कंडीशन देने पर वो फिर से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके अलावा आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड के पे 2 प्राइम ओएच ग्रुप एक पाया जाता है और जो OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिएक्टिव ग्रुप है और रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है। आरएनए लेबाइल यानी अनस्टेबल होता है और इजीली डिग्रेडेबल होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो आरएनए है ये कैटालिटिक भी होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, राइबोजाइम कहते हैं, और इसलिए रिएक्टिव हो जाएगा और जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी डीएनए की बात करें तो एक केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपेयर में, और इसीलिए इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। तीसरा क्राइटेरिया क्या बनाया गया? तीसरा क्राइटेरिया बनाया गया कि जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंजेस यानी म्यूटेशन के चांसेस होने चाहिए क्योंकि ये एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो तीसरा क्राइटेरिया अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और स्टेबिलिटी में देख लीजिए। स्टेबिलिटी में अगर बात करें तो थायमीन का डीएनए में पाया जाना यूरैसिल की जगह पर ये डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका रीजन यहाँ पर आपको नहीं बताया गया। तीसरे रीजन की बात करते हैं म्यूटेशन। तो डीएनए और आरएनए दोनों में म्यूटेशन की क्षमता होती है। आरएनए चूंकि अनस्टेबल है इसलिए उसमें म्यूटेशन ज्यादा तेजी के साथ होता है, इसीलिए जिन वायरस में आरएनए जीनोम होता है और जिनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है उनमें म्यूटेशन तेजी से होता है और वो तेजी से विकसित होते जैसे कोरोना वायरस। ठीक है। चौथा क्राइटेरिया है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो प्रोटीन बना सकता हो और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता हो। तो आरएनए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोटीन को कोड कर सकता है, आरएनए ट्रांसलेशन से सीधे प्रोटीन बना सकता है, इसलिए आसानी से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो डीएनए होता है आप जानते हैं कि डीएनए पहले आरएनए को बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, यानी डीएनए डिपेंड करता है आरएनए पर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन बनाने की पूरी मशीनरी है वो आरएनए के अराउंड ही डेवलप हुई है। तो इस आधार पे अब हम ये कह सकते हैं चारों क्राइटेरिया के आधार पे कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, लेकिन डीएनए चूंकि ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये स्टोरेज के लिए बेटर जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उस केस में आरएनए बेटर है। ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बढ़िया है, स्टोरेज के लिए डीएनए बढ़िया जेनेटिक मटेरियल है। इस आधार पे ये भी पता चला कि आरएनए जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए धरती पर पहला जेनेटिक मटेरियल आया था, विकसित हुआ था, और जो आरएनए है आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ था केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा, जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल हो गया। डीएनए जब बना आरएनए से तो दो तरह के चेंजेस हुए, एक शुगर में दूसरा बेस में। शुगर में OH जो था 2 प्राइम पे उसमें से ऑक्सीजन गायब हो गई जिससे डीऑक्सीराइबोज बना, और यूरैसिल में 5 प्राइम पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया जिससे थायमीन का फॉर्मेशन हुआ। तो दो केमिकल चेंज होने की वजह से आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। रेप्लिकेशन की बात करते हैं। सेंट्रल डॉग्मा में पहला प्रोसेस है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना। रेप्लिकेशन की जो स्कीम है ये स्कीम वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में प्रपोज की गई। इन्होंने स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दी थी और इनका जो कोड था वो भी जरा देख लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा था इट हैज नॉट एस्केप आवर यूनिट दैट a specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। ये वाटसन और क्रिक ने 1953 में कहा था। रेप्लिकेशन स्कीम में यह बताया गया वाटसन क्रिक के द्वारा कि दो स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाने के लिए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पेरेंटल यानी पुराना वाला होता है और एक जो स्ट्रैंड होता है वो नया होता है।
इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्कीम है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रपोज की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम वाटसन क्रिक के द्वारा प्रपोज की गई, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये दिया गया था मिचेल्सन एंड स्टॉल के द्वारा प्रोकैरियोट में और टेलर के द्वारा यूकैरियोट में। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये प्रूफ हो चुका है। पहले प्रूफ हुआ फर्स्ट इन इशर्चिया कोलाई यानी प्रोकैरियोट में, और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट विशिया फाबा में और ह्यूमन की सेल में प्रूफ हो चुका है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। मिचेल्सन एंड स्टॉल नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1958 में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए प्रोकैरियोट यानी ई कोलाई में। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया N15 के मीडियम में। N15 को लिया था इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, और जहां पर N15 जो है ये हैवी आइसोटॉप नाइट्रोजन का है, जो लाइट आइसोटॉप होता है वो N14 होता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो N15 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, है ना। N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये हैवी आइसोटॉप है और इसको N14 से हम सेपरेट कर सकते हैं। डेंसिटी के आधार पे यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने जो टेक्निक यूज की थी वो टेक्निक थी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। मिचेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन्होंने जब ई कोलाई को N15 के मीडियम में ग्रो कराया तो जो बैक्टीरिया में डीएनए था, जो दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड थे उनमें हैवी नाइट्रोजन पहुंच, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने इस हैवी डीएनए वाली जो सेल थी ई कोलाई था उसको नॉर्मल N14 वाले मीडियम में ट्रांसफर किया और रेगुलर इंटरवल यानी हर 20 मिनट के बाद वहां से सैंपल को लिया, निकाला। देखो यहाँ पर N15 मीडियम वाला डीएनए है। 20 मिनट के बाद जब यहाँ पर देखा गया तो अगर आप एक यहाँ पर डीएनए को देखें तो इसमें एक स्टैंड N14 वाला और एक N15 वाला है। एक N14 वाला एक N15 वाला, दोनों डीएनए जो यहाँ पर हैं वो हाइब्रिड कहलाएंगे। ये वाला जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है जहां पर दोनों स्टैंड N15 वाले हैं ये हैवी डीएनए। तो हैवी डीएनए को N15 में जब N14 में ग्रो कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में यानी 20 मिनट के बाद में 100% हाइब्रिड डीएनए मिले। 40 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो लाइट और हाइब्रिड डीएनए 1:1 के यानी 50% लाइट और 50% हाइब्रिड मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने की, किसी भी जनरेशन में हैवी डीएनए आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड मिलेंगे, सेकंड जनरेशन 40 मिनट के बाद 1:1 का रेशियो आएगा लाइट और हाइब्रिड का, ठीक है। 60 मिनट के बाद यानी तीसरी जनरेशन की बात करें तो वहां पर हाइब्रिड और लाइट का जो रेशियो आएगा वो 1:3 आ जाएगा, और 80 मिनट के बाद यानी चौथी जनरेशन में रेशियो 1:7 आ जाएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है तो कि 60 मिनट के बाद क्या रेशियो वहां पर आएगा, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया टेलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1958 में ही किया गया था। इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था विसिया फाबा नाम के प्लांट के ऊपर, जिसे फाबा बीन कहा जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि जो डीएनए क्रोमोसोम में होता है ये भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। तो प्रोकैरियोट में मिचेल्सन स्टॉल के द्वारा पता लगाया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और यूकैरियोट में टेलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब बात करते हैं मशीनरी एंड एंजाइम के बारे में। जो मेन एंजाइम होता है, जो मेन एंजाइम रेप्लिकेशन का होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम होता है ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है, और ये ई कोलाई में पाए जाने वाले 4.6 मिलियन बेस पेयर का जो रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर देता है। यानी जो एंजाइम की स्पीड है वो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होती है। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से ये रेप्लिकेशन करता है। ये एंजाइम केवल फास्ट ही नहीं बल्कि ये एंजाइम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है, क्योंकि किसी भी गलती की वजह से यहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा। साथ ही साथ
एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट करता है। ये डुअल पर्पज सर्व करता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के दो जो टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। सेम जैसे एटीपी के अंदर दो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, वैसे ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा कुछ और एंजाइम की भी यहाँ पर जरूरत होती है रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल एंटायर लेंथ में एक साथ एक दूसरे से अलग नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेप्लिकेशन जो होता है ये एक स्मॉल ओपनिंग में डीएनए के शुरू होता है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। और जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको सिंपली आप डीएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं, ये पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में करता है, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, 3 से 5 की तरफ काम नहीं कर सकता है। इसी की वजह से कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क पे। जो कि एंजाइम 5 से 3 डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए जो स्ट्रैंड 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन वाला होता है उस पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 से 3 होते है उस पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट होते हैं उनको डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये खुद रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ रेप्लिकेशन रैंडमली किसी भी जगह से स्टार्ट नहीं होगा। डीएनए में कुछ डेफिनेट रीजन होते हैं इकोलाई के केस में जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ऐसे रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 प्राइम है उस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होता है और दोनों स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए बनता है। ठीक है, अब यूकैरियोट की अगर बात करें तो यूकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आपने पढ़ा एस फेज में होता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। साथ ही साथ अगर सेल डिवीजन फेल हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तो इसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी, एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अपीयर होती है। और पॉलीप्लॉइडी अभी हमने पिछले चैप्टर में ही डिस्कस किया था। सेंट्रल डोग्मा का जो अगला स्टेप है दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व होता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं। यहां भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी इन्वॉल्व होता है। रेप्लिकेशन में भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी लगता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी लगता है, except the adenosine complement now form base pair with uracil instead of thymine। बस अंतर ये कि यहाँ पर एडिनोसिन यूरेसिल के साथ में बेस पेयरिंग करता है, जबकि रेप्लिकेशन में एडिनोसिन थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है। ठीक है, अच्छा एक और बहुत डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन अगर एक बार शुरू होता है तो सेल के अंदर जितना भी डीएनए होता है पूरा रेप्लिकेट करता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक डीएनए का सेगमेंट और केवल एक स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व होता है। डीएनए का एक सेगमेंट और एक स्ट्रैंड। जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, और जो स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में क्यों इन्वॉल्व नहीं होते हैं? इसके दो सिंपल से आंसर है। पहला आंसर ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे तो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड करेंगे, और आरएनए मॉलिक्यूल जो इनसे बनेंगे उनके सीक्वेंसेस अलग अलग होंगे। और अगर ये दो अलग अलग सीक्वेंस वाले आरएनए प्रोटीन को कोड करेंगे
तो प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग अलग होगा, यानी दो अलग अलग तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी डीएनए का एक सेगमेंट दो अलग अलग तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और इससे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी हो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर। तो एक जीन अगर एक एंजाइम को बनाता है, एक प्रोटीन को बनाता है, तो एक कैरेक्टर अफेक्ट होता है। लेकिन अगर यहां पर एक जीन दो एंजाइम को बनाएगा, तो इससे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के पूरा ट्रांसफर है वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या होगी, अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बन गया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा प्रोटीन में, और अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन तो बेकार हो गया, फुटाइल हो गया। क्योंकि सेंट्रल डॉग्मा में रेप्लिकेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसलेशन होना है। ट्रांसलेशन होने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा और यहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक प्रमोटर होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है, और तीसरा टर्मिनेटर यहां पर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो मेन एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन का वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये भी केवल एक डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसलिए जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है उसे कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है, ये बहुत खास बात है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड किसी के लिए कोड नहीं करता, लेकिन जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय वो सब कोडिंग स्ट्रैंड से ही डिफाइन किए जाते हैं। तो आप देखो, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम वो टेम्पलेट हो गया, और जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है वो कोडिंग स्ट्रैंड यहां पर कहलाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये स्ट्रक्चरल जीन आपको दिखाई दे रहा है, और ये टर्मिनेटर रीजन आपको दिखाई दे रहा है। अब जो प्रमोटर रीजन आपको दिखाई दे रहा है, प्रमोटर रीजन 5 प्राइम पे किसके, कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ हो जाएगा। तो जो टर्मिनेटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन 3 प्राइम पे होता है किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के। जो रेफरेंस होंगे वो कोडिंग से लिए जाएंगे। कोडिंग के 5 प्राइम पे प्रमोटर और 3 प्राइम पे टर्मिनेटर रीजन यहां पर प्रेजेंट होगा। प्रमोटर जैसा कि मैंने आपको बताया ये 5 प्राइम एंड की तरफ होता है, इसे अपस्ट्रीम यानी आगे की तरफ हम लोग मानते हैं, और यहाँ जो रेफरेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड से लिया गया है। ठीक है, जो टर्मिनेटर रीजन होता है बेटा, टर्मिनेटर रीजन 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, जिसे डाउन स्ट्रीम यानी पीछे की तरफ माना जाता है। और जिधर टर्मिनेटर होता है उस उधर की तरफ हम, ये टर्मिनेटर डिफाइन करता है एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक, अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में। देखिए, जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, यहां पर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। और अगर हम बात करें तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक हो सकता है या पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है। पॉलीसिस्टोनिक ज़्यादातर प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में होते हैं, और मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट में पाए जाते हैं। पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट, ऐसे कभी गलत नहीं होगा। अब यूकैरियोट में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उनमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, यानी जो यूकैरियोट में जीन है स्प्लिट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को एक्सॉन कहा जाता है, और एक्सॉन जो होते हैं ये वो सीक्वेंस हैं जो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में अपीयर होते हैं। एक्सॉन के बीच बीच में इंटरप्शन होते हैं जिन्हें इंट्रॉन या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस के नाम से जानते हैं, और ये मैच्योर या
प्रोसेस्ड आरएनए में अपीयर नहीं होते हैं। स्प्लिट जीन जो अरेंजमेंट है केवल यूकैरियोट में होता, प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। बैक्टीरिया की अगर बात करें प्रोकैरियोट में तो 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। तीनों तरह के जो आरएनए होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं सेल में। एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है, जबकि आरआरएनए स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के समय। प्रोकैरियोट के केस में सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। यानी तीनों तरह के आरएनए को बनाने के लिए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। जबकि अगर यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर कम से कम 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रमोटर के साथ बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है, जिसे इनिशिएशन का नाम दिया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज का जो सबस्ट्रेट है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं, 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है, साथ ही सिग्मा फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और टर्मिनेशन में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर रो फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा हो गया और टर्मिनेशन फैक्टर यहां पर रो हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीनों स्टेप को कैटलाइज कर सकता है, यानी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में जो एमआरएनए बनता है ये फुल्ली मैच्योर होता है, इसमें किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म या साइटोसोल और न्यूक्लियस का जो सेपरेशन वो नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर ट्रांसलेशन तब शुरू हो जाता है जब ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीटली नहीं हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में कपल्ड प्रोसेस हो सकते हैं, नहीं दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं। यूकैरियोट के केस में 2 कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि यूकैरियोट में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ऑर्गेनेल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आरएनए पॉलीमरेज होंगे, यानी यहाँ पर क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो 1 होता है ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, जिसमें 5.8s आरआरएनए आता है, 18s आता है और 28s आरआरएनए आता है। आरएनए पॉलीमरेज जो 2 होता है ट्रांसक्राइब कराता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जिसे एचएनआरएनए के नाम से जानते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है टीआरएनए का, 5s आरआरएनए का और एसएनआरएनए का, जिसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है यूकैरियोट में कि यहाँ जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है जिसे एचएनआरएनए कहा जाता है, वो उसमें एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए ये नॉन फंक्शनल होता है। इसलिए यहाँ पर स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। स्प्लाइसिंग के द्वारा एंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को एक डिफाइंड ऑर्डर में जोड़ा जाता है। तो एचएनआरएनए में से एक्सॉन को रिमूव करना स्प्लाइसिंग कहलाता है। इसके अलावा एचएनआरएनए में कुछ और प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, जिन्हें कैपिंग या टेलिंग के नाम से जानते हैं। कैपिंग के प्रोसेस की बात करें तो कैपिंग में एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड पे एचएनआरएनए के, और टेलिंग में 200 से 300 एडेनाइलेट रेजिड्यू ऐड करते हैं 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन में। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग के बाद जो फुल्ली मैच्योर आरएनए होता है उसे एमआरएनए कहते हैं, और एमआरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है, जहां पर इसका ट्रांसलेशन होगा। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये
एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो एंट्रॉन का प्रेजेंस है वो रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी यानी प्राचीनता की याद दिलाते हैं। और स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है ये आरएनए वर्ड के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगला टॉपिक हमारे पास है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जेनेटिक कोड में सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि चूंकि आरएनए में केवल 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और अगर हमें 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है तो जो जेनेटिक कोड होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस होगा। और सभी 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जेनेटिक कोड कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, यानी ट्रिपलेट के फॉर्म में जेनेटिक कोड होगा। और अगर ट्रिपलेट के फॉर्म में तो टोटल 64 कोडॉन जनरेट होंगे। तो जॉर्ज गैमो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, लेकिन इसको प्रूफ करना बहुत ही कठिन काम था। कैसे प्रूफ किया गया? हरगोविंद खुराना के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और उससे ये पता चला कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। इसके अलावा मार्शल निरेनबर्ग के द्वारा भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया कि जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। इसके अलावा सेवरो का एंजाइम की बात करें, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज कहा जाता है। ये आरएनए की सिंथेसिस करता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, जिसे एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए कहा जाता है। देखिए, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में सिंथेसिस करता है आरएनए की, लेकिन जो सेवरो का एंजाइम है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। तो जेनेटिक कोड यहाँ पर आपको दिखाएगा, टोटल 64 कोडॉन है। कुछ सेलिएंट फीचर आपको याद करने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडॉन ट्रिपलेट है, 61 कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जबकि 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इन्हें स्टॉप कोडॉन के नाम से या टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से जानते हैं। कुछ अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, इसीलिए कोड डिजेनरेसी का नेचर शो करता है। कोडॉन को एमआरएनए पे पढ़ा जाता है कंटिगुअस मैनर में, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन यानी कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता है। कोडॉन नियरली यूनिवर्सल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक यू नाम का जो कोडॉन है फिनाइल एलानिन को कोड करता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोवन में प्रेजेंट होते हैं। एयूजी नाम का जो कोडॉन है ये डुअल फंक्शन शो करता है। ये मिथ्योनिन को कोड भी करता है और इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है। यूएए, यूएजी, यूजीए स्टॉप या टर्मिनेटर कोडॉन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एक तो मैंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था जो कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल होता है, जहाँ पर सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। अब यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन जो म्यूटेशन होते हैं, इनसे ये पता चलता है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन ये बताता है कि अगर इंसर्शन या डिलीशन एक या 2 बेस का करते हैं, एक या 2 बेस का करते हैं, तो रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज होता है इंसर्शन या डिलीशन वाले पॉइंट से। जिस पॉइंट पे इंसर्ट या डिलीट करेंगे उसके पहले कोई चेंज नहीं होगा, चेंज उसके बाद होगा। लेकिन अगर इंसर्शन या डिलीशन करेंगे 3 या उसके मल्टीपल बेसिस का, तो एक या उसके मल्टीपल में कोडॉन और अमीनो एसिड एडिट या डिलीट हो जाएंगे, लेकिन रीडिंग फ्रेम उसके बाद अनअल्टर्ड रहेगा। तो ये इतनी खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब टीआरएनए की बात करते हैं, जिसे एडाप्टर मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। टीआरएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो इसे एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए या एडाप्टर मॉलिक्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए मॉलिक्यूल में एक एंटी कोडॉन लूप होती है। एंटी कोडॉन लूप में जो बेसेस होते हैं ये कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और साथ ही साथ टीआरएनए के पास एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होती है जिसके द्वारा ये अमीनो एसिड से बाइंड करता है। टीआरएनए हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी 20 अमीनो एसिड के लिए 20 टीआरएनए होते हैं, और साथ ही साथ इनिशिएशन के लिए एक और स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसे इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। लेकिन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंटी कोडॉन आर्म आपको दिखाई दे रही है, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है जो कि 3 प्राइम एंड पे आपको नजर आ रही है। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का बेटा, ये क्लोवर लीफ लाइक लौंग की पत्ती की तरह नजर आता है। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है,
टीआरएनए का ये इन्वर्टेड एल लाइक होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल लाइक होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन करें। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन में होता है वो डिफाइन किया जाता है एमआरएनए पर पाए जाने वाले बेसिस के सीक्वेंसेस के द्वारा, और अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए फर्स्ट फेज में सबसे पहले जो अमीनो एसिड होती हैं एक्टिवेट होती हैं एटीपी की प्रेजेंस में और लिंक होती हैं अपने कॉग्नेट टीआरएनए के साथ में, जिसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है। तो चार्जिंग या अमीनो एसाइलेशन जो होता है ये फर्स्ट फेज कहलाती है। ठीक है। अब जब दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन उसमें कैटलिस्ट जो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के रेट को इनहेंस करने का काम करता है। जो सेलुलर फैक्ट्री प्रोटीन की सिंथेसिस को करने का काम करती है वो एक्चुअली राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम बना होता है स्ट्रक्चरल आरएनए यानी आरआरएनए और 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से। ये नीट 2023 में सवाल पूछा गया था कि राइबोसोम 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बना होता है। इनएक्टिव स्टेट में जो राइबोसोम है दो सब यूनिट में एग्जिस्ट करता है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जैसे 70s राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट 50s होती है और स्मॉल वाली 30s होती है। जब स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के संपर्क में आते हैं, एमआरएनए से ज्वाइन करती है, तब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ये भी नीट में 2 बार सवाल पूछा गया है। जो बड़ी सब यूनिट है उसके अंदर 2 साइट प्रेजेंट होती है। बड़ी वाली सब यूनिट आपको दिखाई गई है और ये छोटी वाली सब यूनिट है जो कि आप देख सकते हैं एमआरएनए से अटैच है यहाँ पर। अच्छा, राइबोसोम कैटलिस्ट का भी काम करता है। राइबोसोम के अंदर जो 23S आरआरएनए होता है प्रोकैरियोट के केस में ये राइबोजाइम की तरह काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो राइबोजाइम आरएनए एंजाइम होते हैं, उनका नेचर प्रोटीन नहीं होता है। अब ट्रांसलेशनल यूनिट की बात करें। ट्रांसलेशनल यूनिट एमआरएनए का वो हिस्सा है जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके एक किनारे पर स्टार्ट कोडॉन एयूजी होता है और दूसरे सिरे पर स्टॉप कोडॉन, 3 में से कोई भी हो सकता है, और इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के कोड प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए के ऊपर कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी पाए जाते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, उन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन यानी यूटीआर कहते हैं। यूटीआर 5 प्राइम एंड पर भी होते हैं यानी स्टार्ट कोडॉन के पहले, और 3 प्राइम एंड पे भी होते हैं यानी स्टॉप कोडॉन के बाद में। ये डायरेक्टली कोड तो नहीं करते लेकिन ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते। कौन? यूटीआर। अब यहां पर अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसके भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए राइबोसोम सबसे पहले एमआरएनए के साथ में बाइंड करता है स्टार्ट कोडॉन पे, और जिसकी पहचान इनिशिएटर टीआरएनए करता है। इसके बाद जो राइबोसोम है इलोंगेशन फेज में पहुंचता है प्रोटीन सिंथेसिस की, और इलोंगेशन फेज में जो राइबोसोम है ये मूव करता है कोडॉन टू कोडॉन, और अमीनो एसिड एक एक करके ऐड होते जाते हैं और इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन पे जो आरएनए, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिक्टेट करता है डीएनए, तय करता है डीएनए, लेकिन रिप्रेजेंट करता है एमआरएनए। एंड में एक रिलीज फैक्टर बाइंड करता है स्टॉप कोडॉन से और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना। तो रेगुलेशन जो होता है ये यूकैरियोट के केस में 4 लेवल पे रेगुलेशन कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए के फॉर्मेशन के लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग एचएनआरएनए से एमआरएनए के बनने के लेवल पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशनल लेवल। ये 4 लेवल हैं। अब प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट के केस में अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन ये प्रीडोमिनेंट साइट है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लैक ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में। लैक ऑपेरॉन की बात करें तो ये सिस्टम
प्रोकैरियोट में पाया जाता है, जिसे जेनेटिसिस्ट जैकब और बायोकेमिस्ट मोनोट के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है। लैक ऑपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज होता है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोट में होता है। और प्रोकैरियोट में आप जानते हैं पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जहां पर पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन के लिए कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन होते हैं। ओपेरॉन सिस्टम जो होते हैं ये बैक्टीरिया में कॉमन होते हैं, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लैक ओपेरॉन यानी लैक्टोज ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, अरेबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन और वैलिन ओपेरॉन होते हैं। जो लैक ओपेरॉन होता है इसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसे आई जीन कहा जाता है। जो आई है ये टर्म आई जो वर्ड है ये इनहिबिटर से लिया गया। इसके अलावा लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आई है ये रेगुलेटरी जीन है, जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर हो जाएंगे, ओ ऑपरेटर है, जो पी है ये प्रोमोटर रीजन हो जाएगा। अब ये जो आई जीन होता है ये रिप्रेशर प्रोटीन के लिए कोड करता है। जो जेड जीन होता है कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, जो कि हाइड्रोलिसिस करता है डाइसैकेराइड लैक्टोज की ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। वाई जीन कोड करता है परमिएज के लिए, और परमिएज परमिबिलिटी की बढ़ाता है सेल मेम्ब्रेन की लैक्टोज या बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। और ए जीन जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। ये तीनों ही जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया में लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक, अब देखो, अगर इंड्यूसर यानी लैक्टोज या एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, उस केस में जो आई जीन है ये रिप्रेशर प्रोटीन को बनाएगा। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कर जाएगी ऑपरेटर से, जिसके द्वारा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा, और उस केस में जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और उस केस में जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर सेल में इंड्यूसर है लैक्टोज या एलोलैक्टोज है, अगर इंड्यूसर है तो उस केस में जो आई जीन है वो रिप्रेशर प्रोटीन को बनाएगा, और रिप्रेशर से इंड्यूसर जाके जुड़ जाएगा, जिससे इंड्यूसर रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देगा, जिससे इंड्यूस जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आके जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे लैक एमआरएनए बनेगा। और लैक एमआरएनए बनने के बाद तीनों प्रोटीन बन जाएंगी, एंजाइम बन जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है बेटा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा, जिससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। ग्लूकोज को बैक्टीरिया एनर्जी के तौर पे यूज करेगा। यानी जब लैक्टोज सेल के अंदर नहीं होगा तो लैक ऑपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, ये पहली कंडीशन स्विच ऑफ की है। और जब सेल में लैक्टोज यानी इंड्यूसर होगा तो उस केस में लैक्टो ऑपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा, और उस केस में एंजाइम की जरूरत भी है, इसीलिए स्विच ऑन हो जाएगा वो। तो जो लैक्टोज है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा, और यही लैक्टोज रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन या ऑफ ऑपेरॉन को। यानी लैक ऑपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा ये लैक्टोज पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे इंड्यूसर कहते हैं। और जो इंड्यूसर होता है ये लैक्टोज के अलावा एलोलैक्टोज भी हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज या गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर का काम नहीं करते हैं। ग्लूकोज या गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंड्यूसर का काम लैक्टोज या एलोलैक्टोज यहाँ पर कर सकता है। अच्छा, ये जो ऑपेरॉन है, जो लैक ऑपेरॉन है, ये एक ऐसा ऑपेरॉन है जहां पर एंजाइम की सिंथेसिस को उसका सबस्ट्रेट रेगुलेट करता है। एनसीईआरटी कहता है कि लैक ऑपेरॉन का जो रेगुलेशन है ये रिप्रेसर के द्वारा जो रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन है। लैक ऑपेरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है इंड्यूसर के लेवल पे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट को 1990 में लॉन्च किया गया था, 1990 में इसको लॉन्च किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसकी जो कॉस्ट थी वो $3 पर बेस पेयर थे, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट $9 बिलियन थी। और साथ ही साथ एजीपी के द्वारा एक नए एरिया की बायोलॉजी में शुरुआत हुई, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। गोल्स ऑफ एजीपी की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज एलसी।
ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13 साल का प्रोजेक्ट था जिसे शुरू किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। और अर्ली डेज में वेलकम ट्रस्ट, जो कि यूनाइटेड किंगडम का ये भी एक मेजर पार्टनर हुआ करता था। कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना से भी थे। ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। 2003 में, 90 में शुरू हुआ, 13 साल का था, 2003 में कंप्लीट हो गया था। लेकिन पहले क्रोमोसोम की जो सीक्वेंसिंग है वो सन 2006 में कंप्लीट हुई थी। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड इन मे 2006। टोटल 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई थी जीपी में, और इन 24 में जो लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम 1 था। 24 में 22 ऑटोसोम थे, एक एक्स क्रोमोसोम था और एक वाई क्रोमोसोम था, जिनकी सीक्वेंसिंग यहां पर की गई थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के अलावा नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग भी की गई थी, जैसे कि बैक्टीरिया, इकोलाई, ईस्ट, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, इसकी सीक्वेंसिंग की गई। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, प्लांट में राइस एंड एरेप्टोप्सिस, इनकी सीक्वेंसिंग भी की गई थी। इन्हें नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 2 मेजर अप्रोच यूज किए जाते हैं। पहला अप्रोच कहलाता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ईएसटी। ईएसटी में बात करें तो यहाँ पर उन सभी जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा जो अप्रोच है उसे ब्लाइंड अप्रोच कहा जाता है। यहाँ पर सीक्वेंसिंग करते हैं होल जीनोम की, चाहे वो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, सबकी सीक्वेंसिंग करते हैं, जिसे सीक्वेंस एनोटेशन का नाम दिया जाता है। सीक्वेंसिंग करने के लिए यहाँ पर जो होस्ट होते हैं वो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, और जो वेक्टर यूज करते हैं, बैक्टीरिया के लिए जो वेक्टर वो बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, और ईस्ट के लिए वाईएससी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रेगमेंट होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का यूज किया जाता है, जो वर्क करता है उस प्रिंसिपल पे जो डेवलप किया गया था फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा। सेंगर ने प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने की टेक्निक का भी पता लगाया था, और साथ ही साथ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर भी उस मेथड पे काम करता है जो प्रिंसिपल फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम। सेलिएंट फीचर की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पर, ये एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर है। एक एवरेज जीन में 3000 बेस होते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है उसे डिस्ट्रोफिन कहते हैं, इसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो 30,000 मिले, और जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो 80,000 से 1,40,000 था। यानी जो प्रीवियस एस्टिमेट उससे बहुत कम जीन मिले। साइंटिस्ट ने सोचा था कि 80,000 से 1,40,000 जीन मिलेंगे, लेकिन मिले केवल 30,000। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सभी लोगों में एक जैसे होते हैं, यानी 0.1% का डिफरेंस होता है। करीब 50% से ज़्यादा जीन का काम अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करता है। रिपीटेड सीक्वेंस हमारे जीनोम का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऐसे पार्ट डीएनए सीक्वेंस के अंदर होते जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। इनका डायरेक्ट कोडिंग में कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968, और वाई पे सबसे कम 231 जीन यहाँ पर पाए जाते हैं। स्निप्स की बात करें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की 1.4 मिलियन लोकेशन यानी 14 लाख जगह होती है। इन्हें स्निप्स के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं यहाँ पर। लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किन्हीं भी दो लोगों में 99.9% बेस सीक्वेंसेस सेम होते हैं। इसका मतलब है कि किन्हीं भी दो लोगों में 0.1% बेस में डिफरेंस होता है, यानी 3 × 10⁶ बेस पेयर में डिफरेंस होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यहां पर आपको कुछ बहुत बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए है वो किसी भी सेल से हम ले सकते हैं, जैसे ब्लड, लेकिन ब्लड में आरबीसी नहीं हो सकती, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए नहीं होगा। हेयर फॉलिकल, स्किन सेल, बोन, सलाइवा, स्पर्म, इनका यूज कर सकते हैं। एक पर्सन में जितनी भी टिश्यू या सेल हैं सब में सेम डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। सेम डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म, जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये पेरेंट से चिल्ड्रन में इनहेरिटेबल होती है,
और इसीलिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज की जाती है डिस्प्यूट के केसेस में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या? सिंपल मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन की वजह से एराइज होती है। ठीक है, अब यहां पर एनसीईआरटी कहता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में एलील के पाए जाने की जो संभावना, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, एलील के पाए जाने की फ्रीक्वेंसी अगर 0.01 से ज्यादा है तो इसे भी हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। इवोल्यूशन और स्पीसिएशन में भी पॉलीमॉर्फिज्म का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यह ज़्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इसको एलेक्स जेफरी के द्वारा डेवलप किया गया था। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के तौर पे यूज़ किया था, जो कि हाई डिग्री में पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट यानी वीएनटीआर के नाम से जानते हैं। जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के नाम से जानते हैं, जिसमें रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब को यूज करते हैं। और इस सदर्न ब्लॉट टेक्निक में टोटल 6 स्टेप होते हैं। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, याद करना है। दूसरा डाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तीसरा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। चौथा ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ यूजिंग रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, और उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये 6 स्टेप आपको याद करने हैं। इसका कोड है इंडिया देश सबसे बेस्ट है दोस्तों। बोलो ज्ञान बाबा की जय। अच्छा, जो वीएनटीआर होते हैं ये सैटेलाइट डीएनए के जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उन्हें मिनी सैटेलाइट का नाम दिया जाता है। मिनी सैटेलाइट वीएनटीआर का जो साइज होता है ये 0.1 से 20 किलो बेस होता है। 1 किलो बेस में 1000 बेस होते हैं, यानी 100 से 20,000 बेस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वीएनटीआर जो होते हैं डिफर करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स ऐसे होते हैं जो एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं। साथ ही इस टेक्निक की सेंसिटिविटी हम बढ़ाते हैं पीसीआर टेक्निक का यूज करके, पीसीआर टेक्निक का यूज करके। यानी अगर हमें एक भी सेल से डीएनए मिल जाए तो ये इनफ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस के लिए। इवोल्यूशन के अलावा, स्पीसिएशन के अलावा, पैटर्निटी डिस्प्यूट के अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन यानी क्रिमिनल का पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को भी पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है।